नमस्कार। आइए जानते हैं हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर उससे पहले का पाषाणकालीन समय हो, उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, जिनसे जुड़े वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, उन स्थलों के बारे में जिनसे हमें ज़्यादातर इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा की लोकेशन क्या है? तो मोंटेगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है। और जितने भी प्रमुख हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रहे, चाहे वह मोहनजोदड़ो हो या फिर हड़प्पा हो, ये सभी वर्तमान के पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। इसका बड़ा रीज़न ये है कि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और सिंधु नदी पाकिस्तान में ज़्यादा अपना बहाव क्षेत्र रखती है, जिसके कारण इसके ज़्यादातर जो क्षेत्र रहे या फिर स्थल रहे वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। रावी नदी के किनारे यह विकसित हुई, जो कि सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी के रूप में हम इसे जान सकते हैं, जो कि सिंधु नदी के तटस्थ बहती है। दोस्तों, यूनान की सभ्यता को छोड़कर विश्व की सभी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई। केवल यूनान की सभ्यता नदी के किनारे विकसित नहीं हुई, वरना जितनी भी सभ्यता हुई वे सभी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। चाहे आप दजला फरात के किनारे विकसित हुई इन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लें, या फिर आप नील नदी के किनारे मिस्र या फिर इजिप्ट की सभ्यता को देख लें, चाहे चीन की सभ्यता को देख लें जो कि नदियों के किनारे, रोम की सभ्यता भी नदी के किनारे विकसित हुई। तो इस तरह यूनान की सभ्यता को छोड़कर लगभग सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। उस समय जो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, वो जॉन मार्शल थे। चूँकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया और हड़प्पा इस सभ्यता का पहला नगर था और ये पहला नगर ही अच्छा खासा विशाल था, समृद्ध था, जिसके कारण जॉन मार्शल ने पहली खोज के कारण इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है, तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। और साथ ही जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया था। दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिला और क्या क्या अवशेष हमें मिले जो बताते हैं कि इस समय में जीवन कैसा था। तो यहाँ पर से हमें अन्नागार यानी कि अनाज कूटने के 8 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। यहाँ पर से स्नानागार मिला है। हालांकि जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर R37 नाम से एक कब्रिस्तान मिला है। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है और यह मिट्टी की मूर्ति है। इस स्वर्ण मूर्ति के गर्भ से पेड़ निकलता दिखाया गया है। जॉन मार्शल ने इसे धरती माता या पृथ्वी माता कहा है। काले पत्थर की नर्तक मूर्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है और पीतल की इक्का गाड़ी भी हमें देखने को मिली है। पीतल की इक्का गाड़ी जो कि खिलौना होता है, रथ गाड़ी। अगर आप बचपन में अगर आपका गांव से कोई संपर्क होगा तो आपने देखा होगा कि जो मक्का का जो तना होता है, जिसे हम टटेरा कहते हैं, उससे बचपन में रथ गाड़ी बनाई जाती थी, बैलगाड़ी बनाते थे उससे, या फिर जो तार को मोड़कर या फिर डब्बों वब्बों से जो गाड़ियाँ बनाते थे, उसी तरह खिलौने के रूप में यहाँ पर हमें पीतल की इक्का गाड़ी यानी रथ गाड़ी देखने को मिलती है, जो ये बताती है कि जब ये खिलौने के रूप में मिल सकती है तो यहाँ पर परिवहन की भी अच्छी सुलभता रही होगी और ये अपने आने जाने के लिए आसानी से रथों या फिर हलों का इस्तेमाल खेतों में करने लगे होंगे। यहाँ पर 16 तांबे की भट्टियाँ हमें देखने को मिलती है और तांबे का इतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर था, जिसके कारण इस सभ्यता को ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः कांस्ययुगीन थी। यहाँ पर तांबे के श्रृंगारदान, मेकअप बॉक्स, तांबे के ताबीज़, तांबे की ज़्यादातर चीज़ें मिलने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की बात करें तो लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में हमें मोहनजोदड़ो मिलता है। लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। सिंधु नदी की खोज
सिंधु नदी की किनारे यहाँ मिलता है और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। आर आर डी बनर्जी ने की थी। और वहाँ हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने, आर डी साहनी ने। तो दोनों के नाम के आगे आर डी लगता है, तो आपको बस साहनी और बनर्जी में कन्फ्यूज़न नहीं होना है और आसानी से ये बताना है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और 1920 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और इन दोनों खोज के समय में ASI के जो महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल। और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यह 7 बार बना और 7 बार तबाह हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर रेत की 7 तहें हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि कई लोग इस सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को मानते हैं कि यह बना होगा, फिर बाढ़ आई होगी, फिर बना होगा, तो बार बार की बाढ़ ने इस सभ्यता का अंत कर दिया होगा, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। इसे मृतकों का टीला यही कारण है कि इसे इस कारण से कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा भी इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है। दोस्तों, विशाल स्नानागार यहाँ पर से हमें देखने को मिलता है और यह विशाल स्नानागार इस तरह से बनाया गया है कि इसे देखकर यह लगता है कि यह धार्मिक कार्य का रहा होगा। और अन्नागार भी यहाँ पर से हमें मिलता है। और जो विशाल स्नानागार है उसमें उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ हैं और दक्षिण व पश्चिम में जल निकास की व्यवस्था है। तो इसके आकार को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए रखा गया होगा, कि जैसे हम आज देखते हैं कि संगम में या फिर किसी भी नदी के तट पर लोग स्नान करते हैं धार्मिक प्रयोजन के लिए, तो उसी तरह धार्मिक उद्देश्य के हिसाब से यहाँ पर लोग स्नान करते रहे होंगे। कांसे की मूर्ति यहाँ पर लुप्त मोम तकनीक से हमें देखने को मिलती है। अब ये लुप्त मोम तकनीक क्या होती है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले एक मोम के ऊपर एक डिज़ाइन बनाया जाता है। मान लीजिए आपने इतनी मोम लेकर आई और उसकी अच्छे से आपने एक पुतला बना दिया, बहुत ही सुंदर मोम का आपने पुतला बना दिया। अब उस मोम के पुतले के ऊपर क्या करते हैं, उस मोम के पुतले के ऊपर एक अलग प्रकार की मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं और अंदर से भी उसकी शक्ल बिल्कुल चिकनाहट के साथ वैसी ही बन जाती है जैसी मोम है। तो इसके बाद में उस मिट्टी को सूखने के लिए रख देते हैं और साथ ही उस मिट्टी की मूर्ति में एक छेद कर देते हैं और उस छेद से फिर मोम पिघलकर नीचे गिर जाती है और फिर उसी छेद से पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता है। और जब वह पूरी अच्छी तरह से ठोस हो जाता है तो फिर बिल्कुल सावधानी के साथ उस मिट्टी को हटा दिया जाता है और फिर एक बहुत ही सुंदर नायाब कांसे की मूर्ति तैयार हो जाती है। तो इस तकनीक को लुप्त मोम तकनीक कहते हैं, यानी कि मोम लुप्त हो जाती है, हट जाती है बाद में। पशुपति मूर्ति हम बात करें तो मुहरों का अंकन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मुहरों पर अंकन हमें पशुपति भगवान का देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह भगवान शिव हो सकते हैं। इसके बाद में योगी की मूर्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और मुहर पर जो इनके मुहर थी, चूँकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, मुहर का प्रचलन था। मुहर का मतलब होता है सील या फिर एक प्रकार से जैसे हम नोट देखते हैं, जैसे हम कोई भी दस्तावेज देखते हैं कि जिसको दिखाकर हम कोई भी सामान ले लेते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि कोई आईडी एक प्रकार से कह सकते हैं, मुहर कह सकते हैं। तो ये मुहर में हमें बैल की आकृति देखने को मिलती है। तो ये व्यापार कैसे करते थे, तो सिक्के तो इनके पास थे नहीं, तो मुहरों के जरिए व्यापार ये करते थे। जैसे यहाँ पर के राजा की मुहर लेकर ये गए दूसरे राजा के यहाँ, की राजा के यहाँ पर दस्तखत है, उनके अधिकारी की दस्तखत है, ये मुहर है उनकी, आप ले लीजिए और हमें सामान दे दीजिए। तो इस प्रकार से व्यापार होता था और वस्तु विनिमय भी यहाँ पर चलता था।
दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो से मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्र मिलता है, जो ये बताता है कि इनका व्यापार लंबे दूर दूर क्षेत्रों पर यहाँ पर देखने को मिलता है। हाथी के सिर का अवशेष मिलता है, घोड़े के दांत मिलते हैं, चांदी के बर्तन के प्रमाण मिलते हैं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है। कालीबंगा की बात करें तो हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर सरस्वती अपवाह क्रम नदी के किनारे हमें कालीबंगा देखने को मिलता है यह क्षेत्र। और इसकी खोज, कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। और साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने करवाया। तो 1961 से 69 के बीच बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल और बीके थापल ने इसका उत्खनन करवाया। 5 स्थल तक उत्खनन हुआ, यानी कि 5 बार बसा और 5 बार यह तबाह हुआ होगा। जहां मोहनजोदड़ो के साथ 7 बार की कहानी है, तो इस भाई के साथ 5 बार की कहानी है। तो दोनों बसे होंगे और दोनों तबाह हुए होंगे, शायद किसी प्यार में रहे होंगे इसलिए तबाह हो गए। दोस्तों इसके बाद में हम अवशेष की बात करते हैं, कालीबंगा के अवशेष की। तो यहाँ पर एक विशाल भवन मिलता है। प्रारंभ में पक्की व कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर, कालीबंगा में। तो कह सकते हैं कि शुरुआत में इनके पास पैसे बहुत थे, लेकिन पैसे इनसे संभला नहीं गया और फिर कंगाल हो गए और बाद में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती इसे कहते हैं कालीबंगा को। और इसके अलावा एक और स्थल है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसे बड़ावली है, तो उन्हें भी लोथल है, इन्हें भी दीनहीन बस्तियाँ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और इस बात को पूरी तरह से अपने अंदर बैठा दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन जो भी सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि ईरान और इराक क्षेत्र में थी, फारस में थी, या फिर जिसे आप फारस को और क्या कहते हैं, तो फारस को जैसे हम वर्तमान में ईरान कहते हैं, या फिर जिसे ही पर्सिया कहा जाता है, तो उस क्षेत्र में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और जो वर्तमान का इजिप्ट है, अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, या फिर जिसे आप कह सकते हैं मिस्र कहते हैं, वहाँ पर जो मिस्र की सभ्यता थी, ये दोनों सभ्यताओं में हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगरों को छोड़कर हर जगह पक्की ईंटों का और समृद्धता की पहचान हमें देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही कई मामलों में मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे महान सभ्यता कही जा सकती है, लेकिन समृद्धता की दृष्टि से, एक अच्छी शैली की दृष्टि से, चाहे वो स्थापत्य की बात हो, चाहे आप यहाँ पर देख रहे हैं भवन निर्माण की बात हो, निर्माण कला की, इनके कौशल की बात हो, खोज की बात हो, तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे महान सभ्यता रही है। दोस्तों यहाँ पर अलंकृत डिजाइन युक्त फर्श हमें देखने को मिलता है। नालियाँ पक्की ईंटों की व कुछ जगह पर हमें लकड़ी की नालियाँ भी मिलती है। और कालीबंगा एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है जहाँ पर हमें लकड़ियों की नाली के प्रमाण मिलते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कालीबंगा दो ही चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपनी गरीबी और कच्ची ईंटों के लिए और लकड़ियों की नाली के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि बताइए ये स्थल कहाँ पे है, ये स्थल कहाँ पे है। बस कुछ बड़े स्थल हैं, उनकी खोज या फिर उनको किसने खोजा, ये पूछा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खोज करता है राय बहादुर दयाराम साहनी या फिर राखल दास बनर्जी, दोनों के नाम काफ़ी सिमिलर हैं, इसीलिए लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। इसलिए अक्सर चाहे वो कॉलेज के एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो वहाँ पर उनके खोजकर्ता के नाम पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। बाकी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी स्थल के बारे में पूछा जाए, उसकी खोज के बारे में सन पूछा जाए, नदी के किनारे पूछा जाए, या फिर केवल यही पूछा जाता है कि एक जोड़ी बनाने को आपको दे दिया जाएगा, बताइए कौन सा स्थल किस नदी के किनारे विकसित था। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, और पूछा भी जाता है तो फिर इसी तरह के प्रश्न बनते हैं कि दीनहीन बस्ती किसे कहते हैं। ऑप्शन में कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी के और स्थल के बारे में दे देगा। फिर यह पूछ लिया जाएगा कि लकड़ी की नाली किस स्थल से मिलते हैं, भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं,
तो फिर आपको कालीबंगा ऑप्शन में लगाना है। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप किसी मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे या फिर कॉलेज एग्ज़ाम की आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कौन सा स्थल किस स्थान पर स्थित था, या फिर आपको पूरा नहीं पता तो आपको जिला और राज्य तो पता ही होना चाहिए। शहर किस नदी के किनारे विकसित हुए ये आपको पता होना चाहिए। खोजकर्ता सन भले ही ना पता हो लेकिन खोजकर्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ये राइटिंग वाले एग्ज़ाम यानी कि जिनमें आपको लिखना है उस एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से है। फिर यहाँ पर 7 वेदिकाएँ अग्निकुंड मिली है जिनमें अस्थियाँ मिली है जो बलि का प्रमाण है। जूते हुए खेत यहाँ पर हमें मिलते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर खेती की शुरुआत हो चुकी थी जैसी हम आज करते हैं। हालांकि इससे काफ़ी अलग रही होगी लेकिन खेती की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर मिश्रित कृषि के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। कृषि प्लस पशुपालन हमें देखने को मिलता है। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण हमें मिलते हैं। चना हो या फिर सरसों हो। ऊँट पालन के प्रमाण हमें मिलते हैं। उस तरह तंदूरा के अवशेष हमें मिलते हैं। तंदूरा फिर यहाँ पर ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने 1961 से 1969 के दौरान कालीबंगा का उत्खनन कराया, जो हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और एक खोपड़ी यहाँ पर से मिली है जिसमें 6 छेद है, और 6 छेद होने का मतलब है कि एक प्रकार से शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। और माना जाता है कि हाँ, शल्य चिकित्सा का विश्व में सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। वहीं पर स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता को 2 जुड़वा राजधानियाँ, यानी कि जो स्टुअर्ट पिगट है उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियाँ माना है। जैसे हम मुंबई और दिल्ली को भारत की जुड़वा राजधानी मान सकते हैं, उसी तरह इन्होंने इसे माना इनकी समृद्धता का अंदाज़ा लगाकर। वहीं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी के रूप में स्वीकार किया। दशरथ शर्मा की प्रसिद्ध किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टी है, लेकिन दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों तो यहाँ पर हमने कुछ स्थल देखे, अब एक स्थल और देख लेते हैं, सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में है और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी यानी कि जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से नियमित आवास के साक्ष्य हमें मिलते हैं और यह नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा होने का मतलब है कि एक किले के रूप में यह नगर था। एक किला नगर हम इसे कह सकते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र किला नगर यहाँ है सुरकोतड़ा। तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया सिंधु घाटी के प्रमुख स्थलों के बारे में, और आने वाले वीडियोस में एक बार और मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर के और कौन कौन से प्रमुख स्थल थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में भी बता सकता हूँ लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि अक्सर इतिहास कहा जाता है कि इतिहास लोगों को उबाऊ करता है या फिर बोरिंग करता है, और मुझे लगता है कि पढ़ाने का मेरा स्टैंडर्ड अभी वैसा नहीं बना है जैसे मैं आप 2 घंटे लगातार मुझे सुन सकें। अगर 2 घंटे मैंने पढ़ दिया तो आप सोचेंगे कि मोबाइल से निकल कर मैं इसे एक मुक्का मार दूँ मुँह पर, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन मैं लाना नहीं चाहता। इसीलिए मैं अभी शुरुआती वीडियोस को छोटे बना रहा हूँ और धीरे धीरे इनकी ड्यूरेशन हम बढ़ाएंगे और फिर हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ही बनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए बहुत सारे इतिहास से जुड़े वीडियोस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर अलग अलग क्लास में आपकी सहायता करेंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।